गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नितेश और यहां पर ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहां पर हम आज फिर अपने करंट अफेयर की क्लास एक नया सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमारा एक नया सेशन एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम अलग अलग देश के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो कल की खबरों से निकल कर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पहला क्वेश्चन है, थेमबैग हेरिटेज विलेज और जीरो वैली कहाँ स्थित है। थेमबैग हेरिटेज विलेज और जीरो वैली कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो थेमबैग हेरिटेज विलेज और जीरो वैली कहाँ स्थित है, तो थेमबैग जीरो हेरिटेज और जीरो वैली स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और ये दोनों दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों बहुत ही फेमस जगह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो थेमबैग हेरिटेज वैली और जीरो वैली दोनों ही पाई जाती हैं, दोनों ही मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, जो थेमबैग हेरिटेज है, थेमबैग हेरिटेज, थेमबैग हेरिटेज है, इसे अपने फोर्टिफाइड गांवों के लिए जाना जाता है। फोर्टिफाइड गांवों के लिए इसे 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। विश्व विरासत सूची का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो ऐसी विरासतें, विश्व विरासत सूची का मतलब ऐसी विरासतें जो दुनिया भर के लिए मतलब एक बहुत ही उनके लिए पुरानी हो जाए और बहुत ही वैल्यूएबल रहें, उनके लिए एक विरासत के तौर पर रहें। तो इस फोर्टिफाइड गांवों को, थेमबैग हेरिटेज के फोर्टिफाइड गांवों को 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और इसे फाइनल लिस्ट में लाने का प्रयास जारी है कि ये विश्व विरासत एक बन सके। ठीक है, थेमबैग हेरिटेज की बात हो गई और जीरो वैली की बात करते हैं। देखिए, जीरो वैली भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। जीरो वैली भी अरुणाचल प्रदेश में है और इसका भी एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है दोनों का। ठीक है, और थेमबैग के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर एक जनजाति भी पाई जाती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक मिनट। थेमबैग हेरिटेज वैली अपने फोर्टिफाइड गांवों के लिए फेमस है और यहाँ पर मोनपा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, थेमबैग हेरिटेज वैली में मोनपा जनजाति पाई जाती है थेमबैग हेरिटेज वैली में, और ये अपने फोर्टिफाइड गांवों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगली चीज है जीरो वैली। ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो वैली है जीरो वैली, यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, आपतानी ट्राइब। आपतानी ट्राइब पाई जाती है। इस आपतानी ट्राइब के अलावा यहां पर फिश कम पैडी कल्चर भी होता है। फिश कम पैडी कल्चर भी होता है। आपतानी ट्राइब, फिश कम पैडी कल्चर। फिश कम पैडी कल्चर का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो धान की खेती होती है, धान केवल हमने ऐसे पानी में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर धान के साथ साथ जो उस खेत का पानी होता है ना, वहाँ पर मछलियाँ भी डाल दी जाती हैं। तो एक साथ दो लाभ होते हैं, धान का भी उत्पादन होता है, साथ ही साथ मत्स्य उत्पादन भी होता है। तो ये फिश कम पैडी कल्चर के लिए फेमस है। और ये जीरो वैली को भी 2014 में विश्व विरासत सूची में रखा गया था। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से शामिल नहीं हुआ है, तो विश्व विरासत सूची में इसे रखा गया था। ठीक है, 2014 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है जीरो वैली और ये अपनी आपतानी ट्राइब के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा
ये जो आप फोटो देख रहे हैं इस महिला की, ये है आपतानी ट्राइब की महिला, ठीक है। ये इनके क्या मतलब जो ऐसे नाक में बड़े बड़े रिंग पहन लेते थे, तो इनकी ये मतलब ये तो थ्योरी थी कि ये अपने आप को जो विदेशी, पहले के समय में जो विदेशी इनके एरिया में आ जाते थे और इनके साथ मतलब बुरा व्यवहार करते या फिर इनके महिलाओं का अपहरण करते, बच्चों को उठा ले जाते, तो इन महिलाओं ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने अपने आप को कुरूप मतलब अपने आप को अगली दिखाने के लिए, अपने आप को कि हम अच्छा ना दिखें, हम सुंदर ना दिखें, तो इसके लिए नाक में बड़े बड़े रिंग पहनने लगे और अपने चेहरे पर काफ़ी सारे टैटू बनवा लिया करते थे, तो जिससे कि इनकी मतलब संस्कृति और इन महिलाओं की रक्षा की मतलब देख करके कोई भी इन्हें ना ले जाए या इनका अपहरण ना करे, ठीक है, इनके साथ कुछ गलत ना हो। तो ये है आपतानी ट्राइब, आप इसे देख रखे हैं, आपको याद हो गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी ट्राइब पाई जाती है। और दूसरा है ये फिश कम पैडी कल्चर। देखिए यहाँ पे ये जो धान के खेत हैं, धान के खेत के साथ साथ ये देख रहे होंगे ये सारी मछलियाँ, ठीक है, फिश कम पैडी कल्चर यही होता है, फिश कम पैडी कल्चर, क्योंकि धान के खेत के साथ साथ मछलियों का उत्पादन करना। तो ये यहाँ पर बहुत फेमस है, इसे दोहरा लाभ होता है, ठीक है, एक तो धान के काम, ऊपर से मछलियों, मतलब एक काम से एक तीर से दो शिकार ये कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपतानी टाइप और जीरो वैली और थेम्बैक हेरिटेज विलेज, ये तीनों चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नष्ट होते पारितंत्र की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है, पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है पहली बार? किस राज्य ने पहली बार पक्षी महोत्सव आयोजित किया है? तो पहला है ऑप्शन लद्दाख, दूसरा स्पीति वैली, तीसरा जीरो वैली और चौथा, एक मिनट, ये नुब्रा वैली भी लद्दाख में ही है, तो हम यहाँ पर नेलांग कर लेते हैं, नेलांग घाटी, ठीक, लद्दाख, स्पीति वैली, जीरो वैली, नेलांग घाटी, ठीक है। अब ये ऑप्शन करेक्ट हो गए क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं, ये भी लद्दाख में है तो कंफ्यूजन हो जाती है। नष्ट होते पारितंत्र को सुरक्षा के लिए किसके द्वारा पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो ये लद्दाख के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना कि ये पहली बार है बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है लद्दाख के द्वारा, ठीक है। लद्दाख के द्वारा पहला बर्ड फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया है, ठीक। और इसे ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 सप्ताह के लिए, ठीक है। हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ के लिए, 75 सप्ताह तक, ठीक है। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी ही एक पार्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट है, इसमें भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो बर्ड फेस्टिवल है, बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो करवाया जा रहा है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। और साथ ही साथ ये पार्ट है, और ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक मिशन चलता था, एक कार्यक्रम चलाया गया था, सिक्योर हिमालय, सिक्योर हिमालय कार्यक्रम, सिक्योर हिमालय कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत हिमालय की पारितंत्र और जीव जंतुओं की रक्षा करना और उन्हें उचित संरक्षण प्रदान करना, उन्हें अच्छे से रखना, उन्हें संरक्षण कंजर्वेशन में उन्हें रखना। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट हिमालयन इकोसिस्टम को संभाल करके रखना, हिमालय को ऐसा बनाना कि वो मतलब जैसी स्थिति में है वैसा बना रहे, ठीक है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, बर्ड फेस्टिवल जो होता है अब इसके अंडर आता है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर बर्ड फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल, ठीक। तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चलाया गया। अब इस सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक भाग होगा, ठीक। कहाँ पे मनाया जा रहा है? लद्दाख में मनाया जा रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ये। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हाँ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये देखिए फर्स्ट लद्दाख बर्ड फेस्टिवल 28, 29, 30 अक्टूबर को मनाया गया है। और यहाँ एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ये देख रहे हैं ना, ये पक्षी आप देख रहे हैं खूबसूरत सा, ये है काली गर्दन वाला सारस, ठीक। इसको लद्दाख ने अपना राज्य पक्षी घोषित किया है हाल ही में,
ठीक है। लद्दाख का ये राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है, ये स्टेट बर्ड है। कहाँ का है? लद्दाख का है। लद्दाख का बर्ड फेस्टिवल इसे बनाया, घोषित किया गया है हाल ही में। लद्दाख की बर्ड फेस्टिवल, इस पक्षी का नाम क्या है? काली गर्दन वाला सारस, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो काली गर्दन वाला सारस है जिसे लद्दाख का बर्ड फेस्टिवल घोषित किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप इमेज देख लीजिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। फर्स्ट लद्दाख बर्ड फेस्टिवल 28-29-30 अक्टूबर को मनाया गया। काली गर्दन वाला सारस है, इसको लद्दाख का राज्य पक्षी घोषित किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा आयोजित किया गया सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत। ये रहा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, नेशनल कंपोजिशन था ये, 2018 में लगभग शुरू हुआ था। और ये प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्विंग लैंडस्केप, मतलब वन्य जीवों का संरक्षण करना। लैंडस्केप, प्रिजर्विंग लैंडस्केप का मतलब जो वहाँ पे भूमि है, भूमि की रक्षण करना। एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंड इन द हिमालयस, हिमालय में जो जनजाति रह रही हैं उनको सशक्त बनाना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का। फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, आप ये देख रहे हैं ना, हाल ही में लॉन्च किया गया, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में लॉन्च किया गया eDNA इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में लॉन्च किया गया eDNA इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन है हमारा IUCN, फिर IUCN, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड फंड, तीसरा ऑप्शन वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और चौथा ऑप्शन है यूनेस्को। हाल ही में eDNA इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ऑप्शन इसका सही होगा यूनेस्को। हाल ही में यूनेस्को ने eDNA इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। eDNA है क्या? ये देखते हैं। eDNA तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल DNA। हमारे पारितंत्र में जो भी है, उस पारितंत्र में जीवों का है, पारितंत्र में जो स्वतः DNA मिल जाता है, ठीक है, ऐसा समझिए, पारितंत्र में जो स्वतः DNA मिल जाता है उसे हम eDNA बोल रहे हैं और इसको यूनेस्को ने लॉन्च किया है। तो यूनेस्को ने जो लॉन्च किया है ये समुद्री पारितंत्र के लिए है। देखिए इसमें होगा क्या, समुद्र के पारितंत्र में जो भी मछलियां हैं, जैसे ये रही, ये सारी मछलियां यहाँ पे, तो इन मछलियों के DNA, साथ ही साथ इनके लार्वा के सैंपल, इनसे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव चिपके हुए हैं वो, इन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ठीक है, इन तापमान के प्रभाव से इनमें और क्या बदलाव आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें रोशनी के प्रभाव से क्या बदलाव आते हैं, और जो हम इनके शरीर से माइक्रोब्स और एंजाइम हम प्राप्त करेंगे इन मछलियों के शरीर से, और इनका DNA प्राप्त करेंगे, और उसकी स्टडी से हमें ये मतलब पता, हम उनकी स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये मतलब अन्य जीवों के ऊपर कैसे प्रभावी हो सकता है, जो अन्य समुद्री जीव हैं उन्हें कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है eDNA का कि जो समुद्री पारितंत्र है उनको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, ठीक है, उनको सिक्योर करना, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फिर बहुत ही ज़्यादा महत्व के प्लेसेस हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, कोई भी मतलब साइट हो गई जहाँ पर, जैसे मालदीव आप जाएंगे या फिर लक्षद्वीप जाएंगे, तो उन सब जगहों पे जो भी टूरिज्म वाले प्लेस हैं जहाँ पे समुद्री पर्यटन मतलब बहुत ही अच्छा है, तो उन जगहों पर इसे अप्लाई करना ताकि अच्छे से मतलब विकास हो सके और विकास के साथ साथ सिक्योर भी रहे हमारे समुद्र। ठीक, तो eDNA आप देख रहे हैं, eDNA किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी होंगी, समुद्री हेरिटेज साइट, ठीक, जैसे भारत में मन्नार की खाड़ी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये सब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत आते हैं। ठीक, और इनका जो समुद्री पारितंत्र है इनको संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने eDNA कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स कन्वेंशन, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो नाइजीरिया, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो ये सारे के सारे अफ्रीकी कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया।
ठीक है, आप देख रहे होंगे ये याद करने वाली चीज है वनडे एग्जाम के लिए और पीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए। ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके साथ साथ बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है? तो नाइजीरिया ने किया है, और नाइजीरिया ऐसा करने वाला 96वां देश है, 96th कंट्री है ये। नाइजीरिया 96वां देश है जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को अपना रहा है। ठीक, अगर हम नाइजीरिया का मैप देखेंगे तो ये रहा नाइजीरिया, और इसकी राजधानी है अबूजा। आप याद रखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है क्या एक्चुअल में? देखिए, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये है कि सभी ये मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अंतरराष्ट्रीय समझौता है तो किस चीज पर है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला बिजनेस या टैक्स से बचना। ठीक है, ऐसी सारी चीजें, ऐसी मैल प्रैक्टिसेस, ऐसे मतलब बुरी चीजें, ऐसी गलत चीजें जो किसी देश की एक देश की सरकार को तो नुकसान पहुंचाती है लेकिन दूसरे देश की सरकार को थोड़ा सा लाभ देती है। ठीक, एक इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो देश हैं, जैसे यहां पर दो देश हैं, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ठीक है, ये कंट्री ए का पे यहाँ पे अगर टैक्स की रेट मान लीजिए 10% है और यहाँ पर टैक्स की रेट 6 या 7% है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी जो है यहाँ पर है, एक कंपनी है वाई एक्स, ठीक, ये एक ए देश में है, ए देश में अपना व्यापार करती है। तो ये देख रही है कि यहाँ पर मेरा सारा कुछ तो मतलब प्रोडक्शन करने पे 10% टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि वही बी कंट्री में मुझे 6% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये कंपनी क्या करेगी? टैक्स बचाने के लिए, मतलब ये 4% का जो टैक्स होता है वो बचाने के लिए बी कंपनी में अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लेगी, प्रोडक्शन करेगी। ये मान लीजिए कहीं से भी करती है, यहाँ से करती है, लेकिन वो पूरा का पूरा अपना काम दिखाएगी कि मेरा काम जो है बी देश से हो रहा है। तो जो इस बी देश से हो रहा है तो अब यहाँ पे इसको 6% ही टैक्स देना पड़ेगा। या मान लीजिए कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर उन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, टैक्स की रेट इतनी कम होती है, मान लीजिए 2% हो गई, तो 2% पर टैक्स में सीधा सीधा इसका 8% का फायदा हो रहा है। इस कंपनी का कंपनी एक्स को 8% टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा है, तो वो इस कंट्री से मतलब अपना पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज में ले जा रही है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इसमें यह भी खतरा है इस तरह के कामों में, ऐसा भी खतरा होता है कि मान लीजिए कोई अवैध तरीके से पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो वो अपने पैसे को जिन देशों में टैक्स नहीं लगता है या जिन देशों में ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है, उन देशों में ले जा करके अपने पैसे को, इलीगल मनी को लीगल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकता है। तो ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसे लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। ठीक है, और ये मतलब नाइजीरिया बन गया है 96वां देश। ठीक, ये आप याद रखेंगे, और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग भी आप समझ गए होंगे सिंपल वर्ड में। इसकी ब्रीफ में चर्चा कभी बाद में करेंगे, इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे कभी तब। ठीक, हम अपने अगले प्रश्न की चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, केरल। ठीक, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, केरल। तो इसका सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, कर्नाटक ने टॉप किया। देखिए इसको, ये मतलब ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसको लाता कौन है? इसको लाता है ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक संस्था है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नाम की एक संस्था है, वो जारी करती है।
वो जारी करती है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन जारी करता है, कौन इस सूचकांक को, बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें कर्नाटक ने पहला स्थान प्राप्त किया है, राजस्थान ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत बीईई है, वो जारी करती है। क्या जारी करती है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक, शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे हरियाणा। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय। ठीक है, ये आप याद रखिए, डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो इसका जो आयोजन किया गया है इस प्रोग्राम का इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये लाया किस लिए गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिजिटल इंडिया का ये एक पार्ट है, डिजिटल इंडिया का पार्ट है। साथ ही साथ ये कब से कब तक मनाया गया है? तो 25 से 30 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन मोड में मनाया गया है। और ये किस लिए लाया गया है? देखिए, जो चीफ देश में जो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए डीप ड्राइव ट्रेनिंग अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ठीक, ये देख लीजिए, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के तहत डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया गया है। ठीक, इसके लिए एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा जो इस सब बातों की जानकारी देगा। तो डीप डाइव ट्रेनिंग अंडर साइबर सुरक्षित इनिशिएटिव, साइबर सुरक्षित अभियान चलाया गया, जिसमें डीप ड्राइव ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। जैसे बैंक आपको मैसेज करता है, आपको कॉल करता है, बार बार विज्ञापनों के माध्यम से समझाता है कि किसी भी फेक कॉल का, अगर कोई आपसे ओटीपी पूछता है बैंक का, या फिर कोई लिंक आता है जो आपसे कहता है कि आप इतने रुपए जीत गए हैं, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड मतलब हो सकता है, ये फ्रॉड होगा ही। कोई आपसे कॉल करके आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगता है तो उसे भी आप इग्नोर कीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसी चीज़ें फ्रॉड होती हैं। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जारी की है, तो इसको जारी किया है वर्ल्ड मैरीटाइम, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन तो मैंने बोला ही नहीं, इसरो, डीआरडीओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनडीपी। तो सही आंसर होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि एशिया में वर्ष 2020 अब तक का सबसे गर्म साल था। इतने सालों में हिस्ट्री में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। वर्ष 2020 एशिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है अब तक का। ठीक है, इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया था? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 29 अक्टूबर 2021 को हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी अलग अलग एग्जामों में। मथुरा, ऑप्शन देखिए, मथुरा, शिमला, देहरादून, लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। ठीक है, हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन ऐसा पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पहले भी पूछा गया है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वनडे एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन देहरादून में किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, रूस। तो इसका सही ऑप्शन होगा इजराइल। इजराइल ने भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ 10 वर्षीय टास्क फोर्स पर एक सहमति 10 वर्षीय टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें क्या करेंगे कि दोनों देश मिल करके एक दूसरे के विभिन्न मुद्दों और पर चर्चा करेंगे
और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न आता है अक्टूबर 2021 में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार, एक क्वेश्चन पुरस्कार से भी है हमारा, ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखते हैं, रेणु गुप्ता, रेखा शर्मा, इंदिरा नोइज और चंद्रा कोचर। तो इसका सही ऑप्शन होगा रेणु गुप्ता। ये आपको याद रखना है, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न और ऐसे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इन्हें आपको याद होने चाहिए माइंड में। ठीक, आप इसे एक बार देख भी लेंगे तो भी माइंड में बना रहेगा। रेणु गुप्ता, ब्लैक स्वान पुरस्कार दिया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए, ये लीजिए, महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है। हाल ही में अभी देखिए, कल के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि G20 के देशों की बैठक हो रही है और हमारे पीएम उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए गए हैं। ठीक है, तो अभी की तो हो गई, 2023 में कहां पर होनी है, तो भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। तो वर्ष 2023 में बैठक की अध्यक्षता जो दी गई है वो हमारे देश को दी गई है, भारत को दी गई है। ठीक है, भारत में G20 की अध्यक्षता होगी। G20 के बारे में पहले ही बता चुका हूं। अभी के लिए बैठक कहां पे हो रही है इसकी, अभी के लिए इसकी बैठक हो रही है इटली में, जहां पर हमारे पीएम अभी पोप से मिलकर आए हैं। जहां पे पोप कौन है, पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु है। ठीक है, हमारे पीएम ने पोप से मुलाकात की। इसकी बैठक इटली में हो रही है। G20 में यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश और हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूरोपियन यूनियन में 28 देश आते हैं, 28 देश शामिल हैं। ठीक है, पहले इसमें ब्रिटेन भी था, लेकिन इस पिछले साल ब्रिटेन के निकल जाने के बाद, पिछले साल दिसंबर से ब्रिटेन के निकल जाने के बाद इसमें 28 देश बचे थे, 28 देश बचे हैं। इन 28 देशों में एक कॉमन, मतलब ये 28 देश बिना वीज़ा के एक दूसरे के यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, और इनकी एक कॉमन करेंसी होती है यूरो करेंसी का यूज़ करते हैं ये लोग। ठीक है, आप वो इतना पता होना चाहिए। इनकी एक ईयू की पार्लियामेंट भी होती है, ईयू पार्लियामेंट, ईयू की एक पार्लियामेंट होती है जहां पर जितने भी ये 28 देश होते हैं उनके देश के प्रतिनिधि इस पार्लियामेंट में बैठते हैं और उस क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो आपको ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, ये तीसरी बार आ रहा है। G20 इटली में हो रहा है, 2023 में भारत में होगा, इटली में हो रहा है। तो G20 में कितने देश है, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश शामिल हैं। 19 देशों में हमारा भारत भी शामिल है, और इसमें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें अभी 28 देश हैं। ब्रिटेन के निकल जाने के बाद पहले 29 थे, पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन बाहर हो गया तो 28 देश बचे हैं। ठीक है, आपको अब याद रखना है 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, और हाल ही में मेसियर 51 आकाशगंगा चर्चा में रही। इस आकाशगंगा की खोज किसने की है? मेसियर 51, ये नाम याद रखिएगा, ये डायरेक्ट देकर पूछा जा सकता है कि मेसियर 51 क्या है। पहला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, मेसियर 51 क्या है, तो लिख देगा आकाशगंगा है, एक युद्धपोत है, या फिर किसी जीव का नाम है, ऐसे 4 ऑप्शन कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना, मेसियर 51 है, एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा है, मिल्की वे। ठीक, पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा इसरो, तीसरा जापानीज स्पेस एजेंसी, तीसरा यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। तो इसका सही ऑप्शन है नासा। नासा ने हाल ही में मेसियर 51 आकाशगंगा की खोज की, और इसकी सबसे खास बात क्या है कि अभी तक जो भी आकाशगंगा की खोज होती है, आकाशगंगा की जो खोजें हुई हैं वो हमारी गैलेक्सी में हुई है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा में हुई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मेसियर 51 आकाशगंगा की खोज की गई है जो हमारी गैलेक्सी से बाहर किसी दूसरी गैलेक्सी में स्थित है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा उपकरण यूज किया गया है? तो इसके लिए एक चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का यूज किया गया है। ठीक है, मेसियर 51 है क्या? मेसियर 51 एक बाहरी एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब, एक मिनट माफ कीजिएगा मुझे, मेसियर 51 एक बाहरी ग्रह है जो कि हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित है। किसने खोज किया है? नासा ने इसकी खोज की है, और किसकी सहायता से? चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, और ये आपको ये जानकर के मतलब हैरानी तो नहीं होगी, पता होगा कि ये चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है ना, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखी गई है, एस चंद्रशेखर के नाम पर।
तो उनके नाम पर ये चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ठीक है, तो इसकी खोज नासा ने की है। खास बात क्या है कि ये आकाश, हमारी आकाशगंगा का ना होकर के ये बाहरी आकाशगंगा का है, जो 2.8 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, हमारा लास्ट प्रश्न है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की नवीनतम रेपुटेशन रैंकिंग में वैश्विक शीर्ष 100 सूची में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, बोथ ए एंड बी। तो आपको ये याद रखना है, इसका सही ऑप्शन होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये टाइम्स हायर एजुकेशन की रेपुटेशन रैंकिंग है। ठीक है, टॉप 100 में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर इसमें शामिल है। टाइम्स हायर एजुकेशन की नवीनतम रेपुटेशन वर्ल्ड लिस्ट में टॉप 100 में IISc बेंगलुरु। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। तो फिर हम कल अपने अगले सेशन में मिलते हैं एक नए मतलब टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें देश विदेश की अलग अलग नई चीज़ें होंगी। तब तक के लिए हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।